Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and today we will read chapter 3 of class 8 from the book Honeydew, and the name of the chapter is Glimpses from the Past. Glimpses from the Past. What is the meaning of the name of the chapter? Past means अतीत, कुछ पुराना जो कभी पहले हुआ था. Glimpses उसके कुछ क्षण, कुछ पल. मतलब in this chapter, we will learn what happened in the past, was the story of our past. हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कैसे क्या स्टोरीज थी, कैसे कैसा था इंडिया, वो इंडिया जो हमने नहीं देखा, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा है और जो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं वो इंडिया कैसा हुआ करता था. वी विल लर्न दैट इन दिस चैप्टर. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help you clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. As you all know, children, that India was once a country that was not independent, दैट वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. जो हमारा जो देश है वो गुलाम था, एक काफ़ी लंबे वक्त तक गुलाम था. सो इन दिस चैप्टर देयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस. पिक्टोरियल पिक्चर की फॉर्म में आपको चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं. मैं आपको पिक्चर स्लाइड पे शो हो रही होगी. इस तरह से आपको पिक्चर्स दे रखी हैं. दैट विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंडीशंस. उस टाइम की जो कंडीशंस थी उसको क्लैरिफाई करने में आपकी मदद होगी फ्रॉम द स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स जो यहाँ बना हुआ है पिक्चर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्पीच बबल. एंड यू विल लेट नो दैट व्हाट वाज द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. और जब ये पूरे चैप्टर हम पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई थी जो 1857 में हुई थी, वो एग्जैक्टली थी क्या और वो एग्जैक्टली शुरू कैसे हुई. Now we'll start the chapter. There is first picture in which a lady is holding a mic, and this is a scene of a function in Delhi. It is written at a function in Delhi, and she is saying, "Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs." And the point one is named as the martyrs. What is martyrs? That is called shaheed. जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी, द इंडियन सोल्जर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, those are martyrs. And this is a lady who is at a function in Delhi. और ये फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली किस चीज़ के लिए हुआ है? हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, इन सब के लिए एक एक डे है जो मनाया जा रहा है, उन सबको याद किया जा रहा है. एंड शी सेइंग, ओ माय कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टर्स. आपके आंखों में आंसू आ जाएं जब आप अपने मार्टर्स को याद करें, because they have done a lot for India. So I will tell you what exactly Martyrs Day is. Martyrs Day is also called Shaheed Divas. This is the day that is celebrated in the honor of freedom fighters who gave their life for the country. ये उन फ्रीडम फाइटर्स, उन इंडियन सोल्जर्स के ऑनर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी. ऑन दिस डे, इस दिन पे द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद सम अदर मिनिस्टर्स paid their tribute to the fighters with 2 minute silence and some flowers. इस दिन में क्या होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे कंट्री के, जो अपर ऑफिशियल्स हैं, वो सब इनको अपनी इन श्रद्धांजलि देते हैं इनकी समाधि पर जाके. जैसे राजघाट में है महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाके श्रद्धांजलि देते हैं. कैसे देते हैं? फूल रखकर और कुछ मिनट का साइलेंस वहाँ रख के. इसीलिए मार्टर्स डे, शहीदी दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. इसमें क्या हुआ था? इंडिया में जो कंपनीज थी ना पहले, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे. कैसे हुए थे? इंडियन कंपनीज में इंडियन चीज़ें बनती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपनी चीज़ें बनवाना शुरू कर दी और इंडिया का जो सामान हुआ करता था, इंडिया के जो लेबरर्स हुआ करते थे, उनको दबाना शुरू कर दिया कि नहीं तुम ये करो.
The time period was of 1757 to 1849. Now we will come to the picture. With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 18th सेंचुरी की बात है, ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा सुपीरियर वेपन थे, बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स थे, इंडिया के पास नहीं थे उस वक्त इतने अच्छे वेपन्स। तो उन वेपन्स की मदद से ब्रिटिशर्स अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी इंडिया में। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइडेड। जो इंडिया के प्रिंसेस थे, जो राजकुमार राजा वगैरह हुआ करते थे, वो शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का यहाँ मतलब ये है, ये नहीं कि उनको कम दिखता था, इट्स कि वो इतना नहीं देख पाते थे जितना कि ब्रिटिशर्स दिमाग चलाते थे, उतना नहीं चलाते थे। क्या होता था ना बच्चों, पहले के टाइम में जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो देश के लिए सोचते तो बहुत थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के चक्कर में कि नहीं आप नहीं मैं सुपीरियर हूँ, या देयर वर अ लॉट ऑफ किंग्स, देयर वर अ लॉट ऑफ समथिंग कॉल्ड ईगो दैट वर बिटवीन देम, और जिसके चक्कर में वो बाहर वालों को नहीं देख पाते थे, वो अपने अपने में ही लड़ाई शुरू कर देते। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब क्या हुआ था, ये एक राजा का, एक किंग का कॉन्वर्सेशन दिया है, एक किंग का डायलॉग दिया है। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब इनको किसी से लड़ाई करनी है, उसके लिए ये किसकी हेल्प लेते थे? इंग्लिश मर्चेंट्स की, जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स लोग थे उनकी हेल्प लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और इस रोज रोज की लड़ाई की वजह से देश में जो लोग थे उनके बीच पीस नहीं था। पीस मतलब शांति। अब अगर देश में शांति नहीं होगी, जस्ट इन केस आप और आपका बेस्ट फ्रेंड लड़ाई कर रहे हो, आप दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, तो कोई भी तीसरा आके बहुत आराम से फ़ायदा उठा सकता है। यही हुआ था इंडिया में। जो हमारे देश में राजा थे, वो खुद ही आपस में लड़ने में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे, वो दे डिवोट all their time in fighting with each other. There was no peace with the people. That's why Britishers made a way to come to India. The rivalries helped the East India Company and it could be easily subdue Indian princes by one. इससे क्या हुआ, ये जो rivalries दुश्मनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करी ब्रिटिशर्स को, और इससे क्या हुआ, उन्होंने एक एक करके सारे इंडियन प्रिंसेस को अपने तरफ कर लिया और उनको उनका माइंडसेट कर दिया ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting. अब उसी में से कुछ राजा ऐसे भी होते थे जिनको बहुत दूर तक का दिखता था, वो अपने अपने में नहीं, वो देश के बारे में सोच रहे थे। तो उन्हीं में से एक का नाम है, जो एक बहुत ही ब्रेव रूलर हुए हैं, एक बहुत ही ब्रेव राजा हुए हैं, टीपू ऑफ मैसूर। उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, जब तक अपने आखिरी दम तक वो ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे। उन्होंने कभी भी अपने में फूट नहीं नहीं डाली, उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को बाहर करना चाहते थे। अब यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दिया है, जो कंट्री के कॉमन पीपल होते हैं जैसे कि हम और आप, उनका कॉन्वर्सेशन दिया है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्यूस्ट। और इन ये जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जितनी भी चीज़ें हो रही थी, इन सब पे इंडियंस कैसे रिएक्ट कर रहे थे। देयर इज अ मैन behind there. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. ये तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान का शुक्रिया कि अब देश में लड़ाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब प्रिंस नहीं है, कोई किंग नहीं है, अब ब्रिटिशर्स का अपना रूल है, तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई लूटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ गॉड हु सेंट ब्रिटिशर्स। दूसरा इंसान कह रहा है कि अरे भगवान ने ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा है, उनकी किस्मत हमसे जुड़ी हुई है, सॉरी हमारी किस्मत उनसे जुड़ी हुई है। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। अब बिल्कुल राइट साइड पे तीन लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। Their conversation is, the white man has killed or dethroned our kings. वो जो ब्रिटिशर्स हैं ना, उन्होंने हमारे किंग्स को मार दिया है या फिर उनको बंदी बना लिया है। Now we have become slave for foreigners. अब तो हमें इनकी नौकरी करनी पड़ेगी। स्लेव का मतलब होता है दास। अब हमें इन फॉरेनर्स का दास बन के रहना पड़ेगा। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो थे तो इंडियंस,
वो थे तो इसी भूमि के। अब इससे क्या पता चलता है बच्चों कि there are some people who are liking Britishers at that particular time, and there are some people who are not liking Britishers because they know what exactly is happening with our country. So this is the difference at that time of moment, that some people were short sighted and some people were long sighted. कुछ लोग सिर्फ उस टाइम का देखते थे कि अभी क्या हो रहा है, और कुछ लोग बात तक के बारे में सोचते थे। नाउ द थर्ड पिक्चर इज अबाउट ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल करा हमारी कंट्री को 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों, पहले अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज वॉज इन वोग, वॉज इन फैशन, बहुत ज़्यादा इसका क्या बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि अगर कोई आपसे नीची जात का है तो वो आपको छू नहीं सकता, ऊपर जात जनरल को, SC STs, ये सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी। तो कुछ रिलीजियस लीडर्स ने ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करा। दैट वॉज नॉट गुड, लेकिन उस टाइम पे प्रमोट करा कुछ रिलीजियस लीडर्स ने, कि धर्म की आड़ में आकर उन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि चाइल्ड मैरिज कराओ और अनटचेबिलिटी के आइडिया को फैलाओ, कि ये चीज़ जितनी होगी होने दो। अब देयर इज अ पिक्चर ऑन द अपर साइड इन द लेफ्ट कॉर्नर, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूज हिज रिलीजन। क्रॉसेस द सीज का मतलब है, इसका यहाँ पर मतलब है अपने देश के बाहर जाना। वो लोगों को डराने लग गए कि अगर आप अपने देश के बाहर जाओगे, अगर आप अपनी बाउंड्री के बाहर जाओगे तो आपका रिलीजन खत्म हो जाएगा, आपका धर्म छोड़ देगा आपको। अब वहीं पर राइट साइड में एक पिक्चर है, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। अब यहाँ पर वुमेन्स को अप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है कि इस दुनिया में जितने भी दुख हैं सब किसकी वजह से हैं, औरतों की वजह से हैं। Now in the next line, on the left side, there's a picture of a conversation of three peoples. The picture says, the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. अब कुछ लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है और ब्रिटिशर्स ने उनको पूरा अपने काबू में कर लिया है। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ के जो लोग हैं इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग किसी काम के नहीं हैं और ऑनेस्ट नहीं है। और पीछे से एक इंसान बोल रहा है, नहीं सर मैं ऑनेस्ट हूँ। What this picture is showing is that Britishers had made a marvelous move to destroy the Indians. They just destroyed their thinking, they just destroyed everything, and now they are saying them incapable in their own country. इंडिया में ही आकर वो इंडियंस को इतना कुछ कहते थे और इंडियंस इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि यहाँ वो पीछे से कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि मैं आपकी जी हुजूरी करूँगा। इन सब से क्या हुआ, देश धीरे 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 दुर्गति, कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल खराब की तरफ जाता गया, अच्छा नहीं बिल्कुल खराब की तरफ जाता गया। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्स फोर्स्ड फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड्स। अब उन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। कैसे? उनको चाहिए था उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिले, उनको कोई मतलब नहीं था कि लेबरर्स को, फार्मर्स को कितनी दिक्कत हो रही है। उन्होंने उनको कह दिया कि तुम अपना बेशक अपना खेत छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, लेकिन हमें हमारा पूरा प्रॉफिट और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स, हमें ये सब चाहिए। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन, दबाया जाना, डिग्रेड किया जाना। अब यहाँ पर एक फार्मर कह रहा है कि आपके लोग मेरी सारी की सारी फसल ले रहे हैं, एंड द ब्रिटिशर इज सेइंग दैट यू आर स्टिल इन एरियर्स, आप तुम हमारे एरिया में हो, तुम हमारे कब्जे में हो। अगर अगले हफ्ते तक मुझे सारा का सारा पेमेंट नहीं मिला, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। दैट वॉज वेरी common in that time, that Britishers had done a lot to Indians. They used to put Indians to jail without any reason, without telling them any reason. They just picked them and put them in jail. Still, the British invented other method which gave them more profit. अब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरह के ना तरीके बना लिए अपने प्रॉफिट के लिए।
The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company law began to cripple Indian industries. ईस्ट इंडिया ने ऐसे ऐसे लॉ बना लिए जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई. उन्होंने क्या करा, अब हर देश में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक चीज़ होती है, आप लोगों ने सुना होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कि हम अपने देश से बाहर कुछ बेचते हैं और बाहर से हम कुछ मंगवाते हैं, उस पर हमें प्रॉफिट होता है, उस पर हम एक टैक्स लेते हैं. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लैंड से जितना भी सामान इम्पोर्ट होता था उन्होंने उस पर टैक्स बंद कर दिया. टैक्स बंद करने से क्या हुआ, जो इंडिया को लॉस होने लग गया, बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया. एंड दे पीपल आर सेइंग अ गुड आइडिया कि अब तो ये देश ख़त्म हो जाएगा. Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. फेमिन्स मतलब होता है महामारी, जैसे कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, जिससे कि सब कुछ बर्बाद हो जाए. स्टार्वेशन मतलब होता है भूख. इस टाइम पे 15 लाख इंडियंस मर गए. क्यों मर गए, भूख की वजह से मर गए. अब वो भूख की वजह से क्यों मर गए, क्योंकि उनका जो ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा अमाउंट, पहली बात उनकी इनकम नहीं थी, और जितनी भी इनकम थी उसका 95% उनका टैक्स में चला जाता था. जो उनका खेतों से बचता था, कुछ क्रॉप्स बचता था, वो सबका सब ब्रिटिशर्स ले जाते थे. इसीलिए 15 लाख इंडियंस मर गए भूख की वजह से. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस. इंडिया में ना हर चीज़ पहले हाथ से की जाती थी, मशीन्स का इतना नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग वाज लोकल, एवरीथिंग वाज सो प्योर. तो ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी जिसमें सारा मशीनरी वर्क हो रहा है, जहाँ मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान की ज़रूरत नहीं है. इससे क्या हुआ, जो आर्टिस्ट थे, जिनका लोकल बिजनेस था, जो बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, उन सब की जो घर बार था, उनका जो बिजनेस था, सब कुछ स्पॉइल हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट राम मोहन रॉय. हु वॉज राम मोहन रॉय? ही वॉज अ सोशल वर्कर. सोशल वर्कर का मतलब होता है समाज सेवक, समाज के लिए की सेवा करने वाला इंसान. ओके, राम मोहन रॉय इज ऑल्सो कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. मतलब मॉडर्न इंडिया को बनाने में अगर किसी का बड़ा हाथ है तो वो किनका है, राम मोहन रॉय का है. उन्होंने जब वो आए, जब when he came in power, when he came in that particular situation, he founded a ब्रह्म समाज जो हिंदूज के लिए होता है, एंड अबॉलिश्ड चाइल्ड मैरिज. ये दो बड़े काम हैं जो उन्होंने किए. चाइल्ड मैरिज जो होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी, वो सब उन्होंने बंद करा दिया. ही कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन इराडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स. जितने भी समाज में बुराइयां थी उन सबको जड़ से उखाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राम मोहन रॉय का भी एक बहुत बड़ा हाथ है. अब हम पिक्चर्स को देखेंगे. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. वो बंगाल में रहते थे, पढ़े लिखे थे, और वो देख पा रहे थे कि कंट्री में कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. लेट अस नॉट डिस्पाइज आर सेल्स. हम अपने आप को इस तरह टूटने नहीं देंगे. आर एशियन कल्चर इज़ ग्रेट. हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्राचीन कल्चर है, जो इंडिया में चला आ रहा है, वो महान है, वो ग्रेट है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. और हम ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए कैपेबल हैं, हम ये सब कर सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी. पहले हमें अपनी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. जितने भी अंधविश्वास हैं ये सब हमें बर्बाद कर रहे हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी जिनका नाम उमा था. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. अब पहले क्या होता था ना, रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा. तो इस बात पे राम मोहन रॉय अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर. हर गाय अलग अलग रंग की होती है, लेकिन वो देती क्या है, दूध देती है जो एक ही रंग का होता है. ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन.
हर टीचर का, हर सिखाने वाले का अपना एक ओपिनियन होता है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। लेकिन हर रिलीजन का जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो एक ही होता है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा इलाबोरेट करती हूँ। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म के हो, नहीं फर्क पड़ता। हो सकता है कि आपके भगवान, द गॉड्स यू आर प्रीचिंग आर डिफरेंट, बट एंड ऑफ द डे यू ऑल आर डूइंग सेम थिंग। आप सब भगवान की पूजा करते हो। आप हर रिलीजन में भगवान को बहुत ज़्यादा ग्रेट माना जाता है। हर रिलीजन में भगवान को पहले रखा जाता है। हर रिलीजन में माना जाता है कि जो है भगवान की वजह से ही है। फ़र्क नहीं पड़ता कि हर रिलीजन के भगवान अलग हैं, या फ़र्क नहीं पड़ता हर तरह के लोग अलग हैं, लेकिन सबकी जो थिंकिंग है ना एंड में, वो एक ही है। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. राम मोहन रॉय जो थे ना, वो साइंस से और मॉडर्न नॉलेज, इन सब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। उन्होंने क्या कहा कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो साइंटिफिक होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में ला सको। साइंटिफिक का मतलब है कि वो वेरीफाइड होनी चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि इलॉजिकल से मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोगों का सुपरस्टिशन होता है कि क्या कहते हैं, थर्सडे को बाल नहीं धोने चाहिए और फ्राइडे को बाल धोने चाहिए। दिस इज़ अ टोटल मेस, दिस इज़ अ टोटल सुपरस्टिशन, दिस हैज़ नो लॉजिक। तो ऐसी किसी भी बात को राम मोहन रॉय सपोर्ट नहीं करते थे। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि मैं एक बार इंग्लैंड जाके देखता हूँ कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल बन कैसे रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना पावरफुल बना रही है। उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं हम आपको एक रूलर की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, पर आप भी हमें एक सब्जेक्ट की तरह एक्सेप्ट करो। और आपको ये पता होना चाहिए कि रूलर्स और लीडर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सुपर सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। राम मोहन रॉय ने क्या करा, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करके उन्होंने न्यूज़पेपर एजेंसी के साथ काम करना शुरू करा कि ठीक है, मैं इस तरह से लिख कर आई विल प्रीच ऑल द इंडियंस कि ये हैं चीज़ें, आप इस लॉजिक पे आइए। लेकिन ब्रिटिशर्स को समझ आ गया दैट दिस मैन हैज़ माइंड, ही कैन ruin आवर प्लान, सो दे स्टॉप्ड दैट इन 1823। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना, दुर्व्यवहार करना, किसी को नीचा दिखाना। ऑपरेशन is a kind of degradation in which a person became negative and feels helpless all the time. They feel like they cannot do anything. They are useless. ये ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम किसी को इस इतना दबा दें कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, उसको लगे कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। दैट वॉज द थिंग ब्रिटिशर्स वर डूइंग विद इंडियंस। दे वर कीपिंग इंडियन on their feet, literally on their feet, and they just picked them and put them in jail without any reasons. But the British continued to oppress Indian. In 1818 they had passed regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने सोचा अब हमें ना इंडियंस को बहुत ज़्यादा दबाना पड़ेगा, तभी हमें जितना भी प्रॉफिट चाहिए वो हमें अच्छे से मिल पाएगा। क्योंकि राम मोहन रॉय की तरह कुछ लोग ऐसे आने लग गए जो ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे कि नहीं, आप गलत हो और आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें द इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। जब भी किसी को जेल होती है ना, तो उसको पहले कोर्ट में पेश किया जाता है, पहले उसकी पूरी बात सुनी जाती है, पूरा पूरी का पूरी वेरिफिकेशन होती है कि क्या उसने सच में वो क्या कहते हैं, क्या वो सच में मुजरिम है या क्या उसने सच में कोई गलत काम करा है, तब जाके उसको कोर्ट आती है। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जस्ट टू ऑपरेस द इंडियन, दे मेड a rule in which Indian could be jailed without any trial in a court, कि कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई पेशी नहीं होगी, आपको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। All the time British officers in India drew big salaries.
and also made fortune in private businesses. इस सब टाइम में क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे ना वो बहुत भारी भारी सैलरी देते थे अपने लोगों को, और अपना जो प्राइवेट बिजनेस थे वो बढ़ाते गए और सारा का सारा इंडियन बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया. बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. इंडिया में जिस चीज की कीमत 7 करोड़ रुपए थी वो इंग्लैंड में भेजते थे विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनीथिंग. सब कुछ वो एक्सपोर्ट कर रहे थे. द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. और जब उन्होंने देखा कि अब तो इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म ही हो गई हैं, तो उन्होंने लूट करना शुरू कर दिया, लूटपाट करना शुरू करवा दिया. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. क्या हुआ ना कि पहले कॉटन वीवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिया में, लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई तो उनकी हड्डियां चरमराने लगी. इसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ नहीं बचा, ना कुछ खाने को ना कुछ पहनने को. सबका करा धरा कौन था? गवर्नर जनरल बैंटिक. डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है असंतुष्ट होना, नाराज होना. At that particular time, education in India was done in Sanskrit or Persian language. संस्कृत या पर्शियन में ही हमारी पढ़ाई होती थी. बट क्या हुआ, एक ब्रिटिशर ने सजेस्ट करा कि अगर हम संस्कृत और पर्शियन में ही पढ़ाई करवाएंगे देन द इंडियन विल बिकम ग्रेट, दे विल बिकम स्कॉलर. तो क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज, उनकी कौन सी लैंग्वेज थी? इंग्लिश. क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज उन पर मैंडेट कर दें. क्यों? ए, उनको इंग्लिश आती नहीं, दे डोंट नो इंग्लिश बिकॉज दे हैव रेड पर्शियन एंड संस्कृत ऑल देयर लाइफ, सो दे विल नॉट बी दैट मच एजुकेटेड दैट मच दे कैन अचीव इन संस्कृत एंड पर्शियन. बी, अगर इंग्लिश हम मैंडेट कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the native through the English language. I agree. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For what? For that, we must convey our grievances to the British Parliament. In 1856, the British had conquered the whole India. They cared little about the need of the Indian. Our kings have become puppet and we have lost our old jobs and land, and they are converting our brothers. You only talk to something to drive them out. अब क्या हुआ, जब ये वाली चीज़ आई ना कि हम पर्शियन और संस्कृत को हटा देंगे, तब जो बड़े बड़े ऑफिशियल, जो इंडियन ऑफिशियल हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, ब्रिटिशर्स ने उनको भड़काना शुरू कर दिया कि आप अपने लोगों को बदलिए, उनको कहिए वो इंग्लिश में पढ़ें ताकि हम उनको जॉब दें. इससे क्या हुआ, 1856 में द ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड होल द इंडिया. उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पर राज जमा लिया अपना. और तब लोकल्स आपस में बात कर रहे थे दैट आर किंग्स हैव बिकम द पपेट फॉर द ब्रिटिशर्स. वी लॉस्ट आवर जॉब्स, वी लॉस्ट आवर लैंड एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. वी शुड डू समथिंग फॉर दैट. तब कुछ लोगों में थोड़ा सा दिमाग आया, उन्होंने सोचा कि हमारे राजा तो ब्रिटिशर्स के पपेट बन गए हैं, अब वो वही करेंगे जो ब्रिटिशर्स कहेंगे. हम तो अपनी लैंड, अपनी भूमि, अपनी जॉब सब कुछ गंवा चुके हैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा. The Sparks, 1855 to 57. Basically, it is a story of Mangal Pandey. He was an Indian soldier and is remembered for the revolt of 1857. I will let you know later what is the revolt of 1857. Taxes continued to ruin the peasant in Bengal. The Santals, who had lost their land under new land rule, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. टैक्सेस जो थे वो बढ़ते ही गए और जो संथाल एक जगह है बंगाल में, उन्होंने अपनी, जो लोग थे उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़मीन खो दी, सब खो दिया, सब कुछ खो दिया क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिया था. दे रोज इन रेबेलियन. उनका गुस्सा जो था उनका बढ़ता गया और तब उन्होंने फाइनली सोचा कि हम यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को अब नहीं रहने देंगे, अब हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी.
डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया आर्मी टू। अब ईस्ट इंडिया की आर्मी भी भड़क गई कि अब तुम हमारी तरह से काम क्यों नहीं कर रहे, तुम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट while we get a pittance of slow promotions। जो वाइट सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, रहने के लिए बंगलो मिलता था, नौकर चाकर मिलते थे। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कुछ नहीं मिलता था, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला, टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब यहाँ पर बात आई कि अंग्रेज कौन होते हैं हमें रोकने वाले, अंग्रेज कौन होते हैं हमें इंग्लैंड भेजने वाले। अब तो हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉय रिवॉल्टेड। सेपॉय होते हैं जो सेना के जो एक तो होते हैं सोल्जर्स और एक होते हैं उनके सपोर्टर्स, दे आर कॉल्ड सेपॉय। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, वो एक दूसरे की यूनिफॉर्म्स वगैरह फाड़ने लगे एंड ह्यूमिलेट करने लगे एक दूसरे को। सेपॉय मंगल पांडे अटैक द एडिजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब मंगल पांडे ने अपने एक एजेंट को अटैक करा, उन्होंने एक ब्रिटिश एडिजेंट को अटैक करा और वहां पर अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लग गए। लेकिन few Englishmen had cared to understand Indian custom or people mind. Oh, proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made the fat of cow and pig? What the white man has deceived us to। अब क्या हुआ कि इंडिया में पहले मांस मछली या किसी भी फ्लैश इन सबको खाने का प्रचलन नहीं था। तो अब वहां पर एक इंसान कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट दैट यू बाइट टू मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब वो डराने लगे कि वो तो जानवरों की चमड़ी का बनता है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अब वो हमें बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना लोगों में आने लग गया कि नहीं अब इनको ख़त्म करना है, अब हम नहीं झेल सकते। तो वो लोगों को भेजते थे कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ से इतने लोग इकट्ठे हो जाओ, और सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। Death to the foreigner, the masses gave all help and shelter to the patriots। Revolt 1857। What was revolt in 1857? रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह जब हम रिवोल्ट करते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए या नहीं ये चीज़ गलत है। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे, ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। द मेन एम ऑफ रिवोल्ट वॉज टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट दैट डिडंट हैपन। But the fighters were able to create a surge of nationalism in Indian men। अच्छा, 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्यों मंगल पांडे ने शुरू करा था? तब तक दे वर डन कि नहीं अब हम नहीं झेलेंगे ब्रिटिशर्स को, अब हमें उन्हें इंडिया से बाहर निकालना है। तो उनका जो मेन मोटिव था कि हम लोग ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, क्या एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि इंडियन मैन जो थे, जो आंख बंद करके बैठे थे कि हाँ ब्रिटिशर्स भगवान हैं, वो अच्छा करेंगे, उनके मन में एक विद्रोह की भावना वो जगा पाए, एक गुस्सा ब्रिटिशर्स के लिए जगा पाए, और उसी से आगे की लड़ाई थोड़ी आसान होने वाली थी। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में एक बहुत बुरी लड़ाई हुई। द सेपॉय मार्च टू दिल्ली, जितने भी सोल्जर्स थे वो दिल्ली तक आए। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, ये अब नारे लगाए जा रहे हैं। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो लड़ाई थी, जो गुस्सा था, जो नफरत थी, वो बढ़ने लग गई। मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत सारे लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड जमींदार, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू। अब तो ये वाइट मैन ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म होना चाहिए, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, फाइनली अ फाइट शुरू हुई। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वॉज बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। अब यहाँ एक बेगम की बात हुई है, बेगम हजरत महल, शी वॉज अ रूलर ऑफ लखनऊ।
बहुत गुस्से में होती थी और कहती थी कि उन्होंने मेरा किंगडम ले लिया मुझसे, मेरा राज, मतलब राजघराना, किंगडम, मेरा महल सब ले लिया ब्रिटिशर्स ने। Popular leader like Maulvi Ahmedullah of Faizabad told the people, "Rise, brother, rise. The Angrez is ruling our land." कुछ एक पॉपुलर लीडर्स थे जिनमें से एक का नाम दिया है मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद के थे। उन्होंने सब में ये नारे बांटने शुरू करे कि हाँ भाइयों बढ़ो, हमें अंग्रेज को हटाना है। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। जो गुस्से वाले लोग थे वो हर जगह बढ़ गए, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद पूरा घेर लिया। Azimullah Khan told Tatya Tope, "We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence." The patriots pounced upon the British and fought pitched battle all over North India. अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे को कहा कि हमें पेशवा नाना को भी ले लेना चाहिए हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में, पेशवा नाना साहिब को। अब जितने भी पैट्रियट्स थे, जितने भी देशभक्त थे, सब इकट्ठे हो गए और सब लड़ाई करने के लिए शुरू हो गए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब ये एक ऐसी एक इंस्टेंस दिया है कि इतनी लड़ाई में एक 80 साल के थे कुंवर सिंह, कहाँ के, बिहार के, उनके हाथ में बुलेट लगी और वो गंगा में, गंगा को कहने लगे, गंगा दैट इज कॉल्ड द मदर गंगा बिकॉज दैट इज अ वेरी पायस रिवर, होली रिवर, कि मैं आपको अपनी आखिरी ऑफरिंग दे रहा हूँ। सो किड्स, वी आर डन विद द चैप्टर, एंड दिस चैप्टर वाज टोटली अबाउट द ब्रिटिश रूल, how Britishers came to India, how people fought against them, how they got defeated by them, and how they got their freedom. So I think you guys will learn the chapter very well, and if you have any kind of confusion about the chapter at any point, please do comment down below. I will answer you over there. Until then, thank you.